नमस्कार मित्रों। दोस्तों, दुनिया में कई सभ्यताएं आई और आके खत्म भी हो गईं, लेकिन भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता होने के बावजूद भी आज भी अपना अस्तित्व लगातार बनाए हुए है। मार्क ट्वेन लिखते हैं, भारत मानव जाति का पालना है। ये वो जगह है जहां मानव भाषा का जन्म हुआ। भारत की धरती मानव इतिहास की माँ है। ये महान गाथाओं की दादी है और परंपराओं की परदादी है। भारत मानव इतिहास की सबसे कीमती और सबसे रचनात्मक चीजों का खजाना रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको अपने भारत से जुड़ी ऐसी 7 अद्भुत बातें बताएंगे जो आपको आपके प्राचीन होने का सबूत देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि भारत का शहर वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन बसाए गए शहरों में से एक है, जो आज भी फल फूल रहा है और अपने वजूद में है। इसे बनारस भी कहा जाता है। ऋग्वेद में इसे काशी कहा गया है। इस शहर को लगभग 3000 साल पुराना बताया गया है, लेकिन हिंदू परंपराओं के अनुसार शंकर भगवान ने इसे 5000 साल पहले बसाया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 2500 साल पहले भगवान बुद्ध काशी आए थे, तब भी इस शहर को द एंशिएंट सिटी कहा जाता था। हिंदू परंपराओं के मुताबिक 7 धार्मिक पवित्र स्थलों में से काशी को सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ तक कि बुद्ध और जैन धर्म के लोग भी काशी को बेहद ही पवित्र स्थान मानते हैं। नंबर 2, दोस्तों, आज के दौर में भी किसी मनुष्य की सर्जरी करना बेहद ही कठिन माना जाता है। और आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे जमाने में हो जब सर्जरी में सबसे जरूरी यंत्र स्केलपेल का आविष्कार ही न हुआ हो। तब सर्जरी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आज से 2600 साल पहले यानी 600 ईसा पूर्व में एक भारतीय प्राचीन फिजिशियन महर्षि सुश्रुत हुआ करते थे, जो कि बहुत ही कठिन सर्जरी किया करते थे, जैसे किडनी स्टोन, आर्टिफिशियल लिम्पस, रेक्टिफाइंग फ्रैक्चर और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी। महर्षि सुश्रुत को पहला इंसान माना गया है जिन्होंने किसी मनुष्य की बॉडी पर सर्जरी की थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। सुश्रुत जी ने शल्य चिकित्सा पर एक संस्कृत ग्रंथ लिखा था, जिसे सुश्रुत संहिता कहा जाता है। सुश्रुत संहिता को चिकित्सा पर लिखी सबसे पुरानी चिकित्सा विधि माना जाता है। सुश्रुत संहिता में 184 चैप्टर हैं, जिसमें जिक्र है 1120 बीमारियों का, 700 मेडिकल प्लांट्स का। इसमें कई अद्भुत सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दर्शाए गए हैं। 8वीं सदी में सुश्रुत की इस महान ग्रंथ को किताब सासुन अल हिंदी नाम से अरबी भाषा में भी ट्रांसलेट किया गया था। ऐसे ही एक और प्राचीन चिकित्सक थे महर्षि चारक, जो ईसा से 200 साल पूर्व पैदा हुए थे। इनकी शिक्षा तक्षशिला में पूर्ण हुई थी। चरक को पहला फिजिशियन माना जाता है जिसने डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को सामने रखा। इन्होंने भी अपनी एक किताब लिखी जिसे चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, अगर भारत के इतिहास में झांकें तो वो बेहद ही वैभवशाली नजर आता है। ब्रिटिश एम्पायर से पहले भारत दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता था। यूं ही नहीं, विश्व भर में इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर कहा जाए तो इस देश की उन्नति ही इस देश की पतन का कारण बनी, जिसने बाहरी लोगों को भारत की तरफ आकर्षित किया। हैरानी की बात है कि इस देश को ढूंढते ढूंढते कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली। कोलंबस जो भारत को ढूंढने निकला था और गलती से अमेरिका पहुंच गया, और कोलंबस के कुछ साल बाद वास्को डी गामा भारतीय सरजमी पर कदम रखने वाला पहला यूरोपियन बना। नंबर 4, तक्षशिला विश्वविद्यालय को दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसको ईसा से 700 साल पहले यानी प्राचीन भारत के तक्षशिला शहर में स्थापित किया गया था। आज यह जगह पाकिस्तान में मौजूद है। तक्षशिला में विश्व भर के 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा करते थे। यहाँ पर साइंस, मैथ, मेडिसिन, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, रिलीजन और फिलॉसफी जैसे 60 से भी ज्यादा अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। अलग अलग ऋषियों ने यहाँ पर अपने अलग अलग विषयों के आश्रम खोल रखे थे। हमारे मशहूर इकोनॉमिस्ट और फिलोसोफर विष्णुगुप्त चाणक्य भी तक्षशिला में आचार्य थे। चाइनीज यात्री फाहियान जब 5वीं सदी की शुरुआत में भारत आते हैं, तब वो तक्षशिला को भी देखते हैं और अपनी राइटिंग से पूरे विश्व भर को तक्षशिला के बारे में बताते हैं। 7वीं सदी ईसा पूर्व से लेके 5वीं सदी तक
भारत का ये महान विश्वविद्यालय अच्छी तरह से फल फूल रहा था, लेकिन 6वीं सदी आते आते विदेशी आक्रमणकारियों ने तक्षशिला को पूरी तरह नष्ट कर दिया। नंबर 5, शिक्षा के मामले में आज हम भले ही बहुत से देशों से पीछे हैं, लेकिन एक समय था जब भारत की नालंदा विश्वविद्यालय उच्चतम शिक्षा का केंद्र थी पूरी दुनिया में। नालंदा तक्षशिला से भी ज्यादा उन्नत यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। कोरिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, तिब्बत, टर्की जैसे देशों से यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा लेने आया करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए बहुत ही कठिन एग्जाम देना पड़ता था। बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी ही इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले पाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो फेमस चाइनीज यात्री क्योशांग और इट्सिंग की राइटिंग से मिलती है, जो 7वीं शताब्दी में यहाँ पर आए थे। इन्होंने अपनी भारत यात्रा के 2 साल नालंदा में बिताए थे। शुरुआत में एज अ स्टूडेंट वो यहाँ पर रहे, बाद में यहाँ पर उन्होंने पढ़ाया भी। योसांग लिखते हैं कि जब वे नालंदा आए तब उस वक्त वहाँ 10,000 स्टूडेंट थे और 1510 आचार्य थे। ये अनुमान लगाया जाता है कि एक दौर में हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट नालंदा के हेड हुआ करते थे। इस विश्वविद्यालय में एक विशाल लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें हुआ करती थी। 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्की हमलावर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया था। किसी जमाने में नालंदा भव्य यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आजकल बस उसके खंडर ही शेष बचे हैं। नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से ही भारत के इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। ये दुनिया की सबसे 3 प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता 3300 बीसी से लेके 1300 बीसी तक अस्तित्व में थी, लेकिन नई डिस्कवरी से यह पता चलता है कि यह सभ्यता कम से कम 8000 साल पुरानी है। 1920 तक हमें इस सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। जब 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की तो वहां इस सभ्यता के पुराने शहरों मोहनजोदारो और हड़प्पा अवशेष मिले। इसके बाद हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पता चल सका। मोहनजोदारो और हड़प्पा ये दोनों स्थान आज के पाकिस्तान में हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी तक बहुत कम जानकारी मिल सकी है और बहुत सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है। नंबर 7, जीरो का आविष्कार भारत में हुआ था। 2 महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट को जीरो की खोज का क्रेडिट दिया जाता है और जिनको आज दुनिया अरेबिक न्यूमेरल्स कहती है, इनका आविष्कार अरब में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हुआ था। 6वीं और 7वीं शताब्दी में इसका आविष्कार भारतीय गणितज्ञ ने किया था। अरब और फारस के लोग इनको हिंदू न्यूमेरल्स कहते थे। अल किंदी जो अरब के मैथमेटिक्स थे और अल ख्वारिज़मी जो फारस के मैथमेटिशियन थे, इन दोनों के जरिए ही यह नंबर अरब देश पहुंच सके। बाद में यूरोपियन इसको अरेबिक न्यूमेरल्स कहने लगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हम भारतीयों के बेहद ऋणी हैं, जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज न की जा सकती थी। दोस्तों, अगर आप इस लिस्ट में अपना कोई संदर्भ जोड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यह वीडियो हर भारतीय तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हमारे इतिहास के बारे में सूझ हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।